सोचिए कि आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे हैं। अचानक से आपको एक वीडियो कॉल आता है। आपके सामने पुलिस की वर्दी में एक आदमी बैठा हो और वो आपको कहे कि आपके नाम का एक पैकेट मिला है जो किसी देश से भेजा जा रहा था। उस पैकेट में कुछ आपत्तिजनक सामान मिला है। आप कहेंगे कि इस तरह के किसी भी पार्सल या पैकेट से आपका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो कहेगा कि आपके दस्तावेज इसमें मिले हैं। आप अपनी सफाई में कुछ भी कहेंगे, वो मानेगा नहीं। वो आपको छोड़ने के लिए कुछ पैसे की पेशकश करेगा। जैसे ही आप डरे और आपने हाँ कहा, उसका काम हो गया। यहीं से शुरू होती है डिजिटल अरेस्ट की कहानी। डिजिटल अरेस्ट, आखिर क्या है शब्द डिजिटल अरेस्ट? क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? दरअसल ये एक तरह का हमला है और ये हमला आपके ऊपर वहां होता है जहां आप अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते या महसूस करते हैं, जैसे कि आपका घर। डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई खबरें आजकल आपको लगातार सुनने को मिल रही होंगी, जिसमें लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ ऐसे स्कैम की खबर सामने आती रही है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, वहां का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। इस स्कैम को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त और सतर्क है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने न केवल सचेत किया बल्कि डिजिटल सुरक्षा के बारे में विस्तार से बात भी की। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण रुको, सोचो, एक्शन लो बताए। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। याद रखें, सरकारी एजेंसियां आधिकारिक संवाद के लिए व्हाट्सएप या स्काइप जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करती।
अगर कोई इस तरीके से आपसे संपर्क करता है तो उसकी हकीकत जानने के लिए संबंधित एजेंसी से सीधे तौर पर संपर्क करें। रिमोट एक्सेस या स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड सबसे कॉमन है। स्कैमर्स आमतौर पर खुद को बैंक कर्मचारियों के रूप में पेश करते हैं जो एक निश्चित सेवा को एनेबल करना चाहते हैं या आपके फोन पर किसी परेशानी को हल करना चाहते हैं। लोग अक्सर जल्दबाजी में धोखेबाज द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं और रिमोट एक्सेस या स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही आप उन्हें एक्सेस देते हैं, स्कैमर्स संवेदनशील जानकारी जैसे OTP, सेव किए गए पासवर्ड, बैंकिंग क्रेडेंशियल आदि प्राप्त करके काम पर लग जाते हैं। UPI यूजर को स्कैमर अक्सर ऐसे मैसेज भेजते हैं जिसमें उन्हें शानदार डील ऑफर की जाती है। इसके बाद वो थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या वो ऑनलाइन पेमेंट करके प्रोडक्ट को बुक कर सकते हैं। इसके बाद यूजर खुशी खुशी उनको पेमेंट करने के लिए राजी हो जाते हैं और स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं। ज्यादातर स्कैमर्स ग्राहकों को संपर्क करके उनसे QR कोड को स्कैन करने के लिए कहते हैं। स्कैमर्स लोगों को उनके फोन पर बैंकिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए आश्वस्त करते हैं और जैसे ही यूजर कोड को स्कैन करते हैं, उनके अकाउंट से स्कैमर पैसे चुरा लेते हैं। स्कैमर संस्थाओं से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर यूजर्स को बरगला सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ई-कॉमर्स के नए ग्राहक ऐसी वेबसाइट्स को पहचान करने और लेन देन को पूरा करने में विफल हो सकते हैं। मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया पर ऐसी वेबसाइट्स का URL मिलना आम बात है। इसके अलावा स्कैमर यूजर को SMS ब्रॉडकास्ट करने के लिए बल्क मैसेजिंग सेवाओं का भी उपयोग करते हैं। फर्जी कैश ऑन डिलीवरी, कैश कराने के नाम पर OTP शेयर कर धोखाधड़ी की जाती है। EMI सेटल कराने के नाम पर सेटलमेंट प्रोसेस के लिए एडवांस पैसा जमा कराने के नाम पर ठगी होती है। इसी तरह की ठगी सिम स्वैपिंग के जरिए हो रही है। फेसबुक और व्हाट्सएप हैक करके रिश्तेदारों से बात करके पैसे की मदद मांगकर ठगी की जाती है। ऑनलाइन पेमेंट के बारे में जानकारी कम होने के कारण अधिकांश लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। थोड़ी सावधानी से इससे आसानी से बचा भी जा सकता है। आमतौर पर ठग लोगों को बहला फुसलाकर या डराकर निजी जानकारियां हासिल कर उनके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। हाल के दिनों में नागरिकों को कई धोखाधड़ी वाले कॉल्स आ रहे हैं जो अक्सर देखने में भारतीय मोबाइल नंबर जैसे दिखाई देते हैं। असल में ये कॉल विदेशों में एक्टिव साइबर अपराधियों की ओर से हेराफेरी से किए जाते हैं। ये अपराधी कॉल की सही पहचान को छिपाने के लिए कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी का फायदा उठाते हैं, जिसके कारण मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट होने, फर्जी डिजिटल गिरफ्तारियों की धमकियों और यहाँ तक कि फर्जी सरकारी अधिकारी या कानून प्रवर्तन एजेंसी बनकर धोखाधड़ी से जुड़ी घटनाओं की बाढ़ आ गई है। इन मामलों में ड्रग्स, नशीले पदार्थों और सेक्स रैकेट से जुड़े होने के झूठे आरोप शामिल हैं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं आम हो गई हैं। हर दिन कोई न कोई ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाता है। हालांकि बेहद कम लोगों को मालूम होता है कि अगर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाएं तो उसकी शिकायत कैसे की जाए। तो बता दें कि ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत सीधे पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए या फिर इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर की जा सकती है। इसे खासतौर पर साइबर क्राइम के मामलों को रिपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हुए फ्रॉड पर तत्काल कार्रवाई करके मामले का निपटारा किया जाए तो आपको घटना के 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, जिससे पुलिस तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर सके। ऐसे में हो सकता है कि आपके साथ हुए फ्रॉड के पैसे तुरंत मिल जाएं। ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू की गई है।